हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो बीकॉम सेम 3 एनईपी का इकोनॉमिक्स है उसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरियल એટલે કે સંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રના લક્ષણો જણાવવાના છે। उसके बाद सेकंड यहाँ पे राइट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स એટલે કે संचालकीय अर्थशास्त्रનું महत्व समझावानुं છે। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड है कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स એટલે કે संचालकीय अर्थशास्त्रનું कार्यक्षेत्र समझाओ। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है आपका उसमें से टोटल 3 यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आगे यूनिट नंबर 2 आएगा। तो यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 होगा आप लोगों का एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ઓપોર્ચ્યુનિટી કોસ્ટ એટલે કે વૈકલ્પિક ખર્ચનો ખ્યાલ સમજાવવાનો છે। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे है कि एक्सप्लेन अ टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स એટલે કે સંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રના સાધનો સમજાવવાનો। और उसके बाद थर्ड है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एनालिसिस इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स એટલે કે संचालकीय अर्थशास्त्रना विश्लेषणની पद्धतिओ समझावानी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को यूनिट नंबर 2 में से भी टोटल 3 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप लोगों को लर्न करने हैं एंड याद रखने हैं। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को कॉस्ट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर में कोई भी सम्स में डाउट हो तो आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। उसमें सभी सम्स के सॉल्यूशंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आएगा यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसमें फर्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिमांड એટલે કે માંગનું વિધેય સમજાવવાનું છે। ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से लर्न करके समझना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड એટલે કે માંગનો નિયમ સમજાવવાનો છે। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है कि एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशंस ऑफ डिमांड એટલે કે માંગને અસર કરતા પરિબળો સમજાવવાના છે। उसके बाद लास्ट यहाँ पे फोर्थ है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड એટલે કે માંગના પ્રકારો સમજાવવાના છે। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिया है। ठीक है, तो वो भी हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, तो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड એટલે કે માંગનો નિયમ समझाओ। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, तो इस तरह से पहले तो ये टेबल बनाना होगा एग्जाम में और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में लिखने हैं, तो यहाँ पे टोटल ये जो 3 पॉइंट्स है ना वो तो लिखने ही है। ठीक है, पहले क्या आएगा, अजम्पशंस એટલે ગુજરાતીમાં થશે ધારણાઓ। सेकंड है यहाँ पे एक्सप्लेन विथ डायग्राम એટલે કે आकृति साथे वर्णन करवानो છે। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाना होगा और उसके बाद चार्ट बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है यहाँ पे कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड એટલે કે માંગના નિયમના જે અપવાદો હોય છે તે પણ સમજાવવાના હોય છે। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों को यहाँ पे 3 जो मैंने पॉइंट्स बताई है तीनों के तीनों आप लोगों को अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे प्राइस कितनी है 0.50 है, तो उसकी यहाँ पे डिमांड कितनी थी 6 थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब भी प्राइस बढ़ के 1 हुई, ठीक है, तो उसका यहाँ पे डिमांड कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम होगी। और जैसे इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज समझ लो कि प्राइस है यहाँ पे 3 रुपीज, तो उसकी डिमांड सिर्फ 1 ही थी। ठीक है, उसके बाद जैसे प्राइस कम हुई 2.50 हुई तो यहाँ पे डिमांड बढ़ी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑपोजिट भी हो सकता है कि सपोज समझ लो कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। दोनों डिमांड और प्राइस जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने ऑपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट 1 रुपीज जब था 1 रुपीज था तब यहाँ पे डिमांड कितनी थी, तो सिर्फ और सिर्फ 5 थी। उसके बाद जब भी यहाँ पे रुपीज 2.5 था, सपोज समझ लो यहाँ पे 3 रुपीज था हमारा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे डिमांड 1 थी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने 2.50 किया तो उसकी डिमांड यहाँ पे ज्यादा हुई। ठीक है, प्राइस कम हुआ और इतनी डिमांड हमारी ज्यादा हुई। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस कम करके जैसे 1 रुपीज किया तो यहाँ से हमारा डिमांड जो है वो यहाँ तक बढ़ा। ठीक है, यानी कि प्राइस इतनी कम हुई और डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी। ठीक है,
इस तरह से ये है आप लोगों का લો ઓફ ડિમાન્ડ એટલે કે માંગનો નિયમ આવી રીતનો થશે એટલે કે જેમ જેમ કિંમતમાં ઘટાડો થશે તે માંગમાં વધારો થશે અને જ્યારે કિંમતમાં વધારો થશે ત્યારે માંગમાં ઘટાડો થશે બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ થશે ઠીક છે તો આવી રીતનું જે આલેખ આપેલો છે એવી રીતનું પરીક્ષામાં દોરીને સમજાવવાનું રહેશે કે જ્યારે જેમ કે 3 રૂપિયા હતા કિંમત 3 રૂપિયાની કિંમત હતી ત્યારે તેની માંગ કેટલી હતી તો 1 જેટલી હતી પછી જ્યારે એને ઘટાડીને 2.5 કરવામાં આવ્યા તો તેની માંગ 2 જેટલી થઈ એટલે અહીંયા આગળ કિંમતમાં આટલો ઘટાડો થયો तो मांग में आटलो वधारो थयो आवी रीतनु समझावानुं रहेशे ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डिमांड ठीक है એટલે કે માંગના પ્રકારો સમજાવવાના છે। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डायरेक्टली कौन कौन से टाइप थे ना डिमांड के वो सभी मैंने बता दिए ठीक है। तो वो आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में हेड पॉइंट में लिखना होगा और उसके बाद उसको एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड એટલે કે व्यक्तिगत मांग અને बजार मांग ये होगा फर्स्ट यहाँ पे उसका टाइप। सेकंड है यहाँ पे डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स एंड डिमांड ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड्स એટલે કે વપરાશી વસ્તુની માંગ અને ઉત્પાદક વસ્તુની માંગ ठीक है। उसके बाद आगे थर्ड है यहाँ पे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड यहाँ पे एक मिनट मिस्टेक हो गई है गुड्स आएगा और यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स डिमांड आएगी ठीक है એટલે કે नाशवंत वस्तुनी मांग અને टकाऊ वस्तुनी मांग। उसके बाद यहाँ पे आगे 4 नंबर का है कि डिराइव डिमांड एंड यहाँ पे है ऑटोमस डिमांड એટલે કે व्युत्पन्न मांग અને स्वतंत्र मांग। तो यहाँ पे 4 टाइप्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। उसके बाद आगे के यहाँ पे 3 टाइप्स है। फिफ्थ आएगा कि फर्म्स डिमांड एंड इंडस्ट्रीज डिमांड એટલે કે પેઢીની માંગ અને ઉદ્યોગોની માંગ। उसके बाद आगे 6 नंबर का है कि मार्केट डिमांड एंड यहाँ पे है सेक्टरल डिमांड એટલે કે સમગ્ર બજારની માંગ અને બજારના એક ભાગની માંગ। उसके बाद 7th है कि शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड એટલે કે ટૂંકા ગાળાની માંગ અને લાંબા ગાળાની માંગ। यानी कि जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे डिमांड के टाइप्स एक्सप्लेन कीजिए तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को 7 टाइप्स दिए हैं वो सभी सबसे फर्स्ट क्या करना है तो पॉइंट वाइज लिखना है। उसके बाद एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा ठीक है। इस तरह से लिखना होगा एग्जाम में। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 जो है उसमें मैंने आप लोगों को टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हैं ठीक है। जल्दी से जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो आप लोगों को फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 जो है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टन्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग એટલે કે માંગની આગાહીનો अर्थ અને તેનું महत्व સમજાવવાનું છે ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि राइट ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग એટલે કે માંગની આગાહીના પ્રકારો અને તેના હેતુઓ જણાવવાના છે। उसके बाद यहाँ पे लास्ट थर्ड नंबर का है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग એટલે કે માંગની આગાહીની રીતો વર્ણવવાની છે ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में से भी टोटल यहाँ पे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। तो यानी कि मैंने जो आप लोगों को जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए वो तो आप लोगों को एग्जाम में करके ही जाना है ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के जरिए यहाँ पे बताया है और कुछ क्वेश्चन समझाए भी है ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।